अपना यूट्यूब चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मंथली असेसमेंट 9 क्लास के मंथली असेसमेंट के बारे में। तो ये जो दिया गया है आप लोगों का क्लास 9 के मंथली असेसमेंट जो दिया है आपका, इसमें आपका जो विषय है ये रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री से लिया गया है और ये फरवरी माह का आप लोग का है। इसमें आप लोग का समय 2 घंटा मिलेगा और फुल मार्क इसमें आप लोगों का 40 रहेगा। तो ये जो आगे देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है। इससे पहले कहना है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है उसमें सही विकल्प का चयन करना है। इसमें जो दिया गया है आपका यह इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कण, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कण, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के कण और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कण। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वह होगा आपका सी नंबर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में हम जल को कमरे के ताप पर उबाल सकते हैं। तो इसका जो है आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर निम्न दाब पर, बी नंबर अधिक दाब पर, सी नंबर अत्यधिक दाब पर और डी नंबर है जो वायुमंडलीय दाब पर। तो आपका जो आंसर सही होगा वो आपका सी नंबर होगा, अत्यधिक दाब पर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर, वह इस प्रकार है। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है वह है आपका गर्मियों में घड़े का जल निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। 1 नंबर में आप लोगों का बाष्पीकरण, दूसरा नंबर में है आपका प्रसार, तीसरा नंबर में है ओस्मोसिस और चौथा नंबर में ऊपर के सभी। तो इसमें ऊपर का सभी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसमें सिर्फ आपका बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के कारण आपका जो है घड़े का जल ठंडा रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह इस प्रकार है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया। तो आंसर होगा इसका जो ऑप्शन है। 1 नंबर में नील्स बोर, बी नंबर में डाल्टन, तीसरा नंबर में प्राउस्ट और डी नंबर में आपका लवाइजियर्स। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्राउस्ट। समझ गए ना। इसके बाद जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। यहाँ पर जो दिया गया आपका एक तत्व की परमाणु संख्या 12 तथा द्रव्यमान संख्या 24 है। इसके एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का, इसमें जो दिया गया ऑप्शन इसमें आपका दिया है। ए नंबर में कितना है आपका 11, बी नंबर में 12, सी नंबर में 23 और डी नंबर में 24। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 12। ठीक है, आपका आंसर जो होगा आपका बी नंबर 12। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। यहाँ पर जो दिया गया है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, उसमें दिया है आपका 0.5 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन दिया है 18 ग्राम, बी नंबर 9 ग्राम, सी नंबर 4.5 ग्राम, उसके बाद डी नंबर में आपका 27 ग्राम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम होगा इसका सही आंसर। 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है वह इस प्रकार है। यहाँ पर जो दिया है आपका 7 नंबर में वह है आपका किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस गुण द्वारा निर्धारित होती है। आंसर हो जाएगा आप इसमें आपका ऑप्शन जो दिया है, तत्व के परमाणु का आकार, बी नंबर में तत्व की संयोजकता, सी नंबर में तत्व की मोलर द्रव्यमान और डी नंबर में इनमें कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर आपका तत्व की संयोजकता। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। अधिकांश तत्व रासायनिक बंधन बनाने की कोशिश क्यों करते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन है अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, बी नंबर आंसर है क्या आपका उत्कृष्ट गैसों की संरचना प्राप्त करने के लिए, सी नंबर में जो दिया गया है अपना अष्टक पूरा करने के लिए और डी नंबर में जो दिया गया है
भीतरी कोशों को पूर्ण करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो दिया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अपना अष्टक पूरा करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अपना अष्टक पूरा करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह इस प्रकार है 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार सत्य है। 1 नंबर में ऑप्शन दिया है परमाणु के धन अवशेष। 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार सत्य है। 1 नंबर में परमाणु के धन अवस्थित केंद्र को नाभिक कहते हैं। बी नंबर में है ऑप्शन जो है आपका परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित है। सी नंबर में ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और डी नंबर में दिया है आपका ऊपर के सभी। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर सी नंबर, इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है अल्फा कण, यहाँ पर जो दिया है अल्फा कण निम्नलिखित में किसके सुदृश्य है। आंसर हो इसमें आपका ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन के नाभिक, बी नंबर में आपका दिया गया आर्गन के नाभिक, सी नंबर में आपका दिया गया हीलियम के नाभिक और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी नंबर हीलियम नाभिक में, समझ गए ना। उसके बाद जो है आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं बी का है। इसमें आपका कहा गया है इसमें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपका 4 गो क्वेश्चन रहेगा जिसमें 2-2 अंक दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, सूक्ष्म बर्फ क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन। यहाँ पर जो दिया है आंसर वो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है, समझ गए ना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कहा जाता है सूक्ष्म बर्फ। बनाने की विधि, इसको जो बनाने का विधि है वो यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। इसका जो है आंसर शुष्क बर्फ क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका आंसर हमने दे दिया। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर है निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है पहला ए नंबर में वो इस प्रकार है, ए नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। इसका क्या करना है, हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो C2 मतलब कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है आपका, यहाँ C2 है, C की संख्या 2 है, इसलिए 2 गुना आप क्या कर सकते हैं 12। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कितना आपका 12, ठीक है। उसके बाद H5, H मतलब हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या होता है कितना होता है द्रव्यमान 1 गुना 5, 5 है हाइड्रोजन इसलिए। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है क्या आपका 16, ठीक है। तो 16 यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन होता है कितना आपका 16, तो 1 गुना 16 कर दिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका दिया है H हाइड्रोजन, 1 इंटू हाइड्रोजन क्या कर दिए हम यहाँ पर द्रव्यमान इसका 1 इंटू हाइड्रोजन मतलब 1 और हाइड्रोजन इसलिए। अब इसको गुना करके सही करते हैं, यहाँ 12 दूनी कितना हो गया 24 और 5 गुना 1 मतलब कितना हो गया 5 प्लस 16 गुना 1 मतलब 16 हो गया और प्लस 1 गुना 1 मतलब 1, सबको जोड़ देते हैं, इसमें आंसर आ गया आपका 46। तो ये आप इस तरह से इसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका द्रव्यमान हम लोग को जानना पड़ेगा, उसके बाद इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है 12 है, हाइड्रोजन है 1 और ऑक्सीजन 16 हो गया और हाइड्रोजन उसमें 1 दे दिया गया है। उसके बाद उसको आप गुना कर दीजिएगा, फिर जोड़ कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है वो इस प्रकार है NaCl। NaCl जो है आपका, तो Na जो है तो होता है क्या सोडियम, सोडियम का द्रव्यमान क्या होता है 23, क्या होता है 23। और जो Cl है आपका, Cl का कार्बन आणविक द्रव्यमान क्या होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा 58 का आंसर निकल जाएगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार आप इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं, कोई भी रहे आप इसका द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार है। यहाँ पर दिया है आपका
निम्न आयनों से बनने वाले यौगिक का नाम एवं सूत्र लिखिए। ये जो आपका यौगिक है इसका नाम और सूत्र लिखना है। यहाँ पर जो दिया है आपका ए नंबर में वह इस प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ए नंबर में है Fe3+ एवं SO क्या है -2/4। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या है यहाँ पर, और एवं दिया है आपका क्या, ये जो SO 2-/4 है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि Fe2SO4 3। ठीक है, तो ये है आपका फेरस सल्फेट। और दूसरा नंबर में जो दिया गया आपका वह है आपका क्या, आयरन। क्या है? आयरन सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट और आयरन सल्फेट। नेक्स्ट जो आपका बी नंबर में दिया है वह क्या है आपका NH4+, उसके बाद एवं है CO2-/3। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर NH4, उसके बाद क्या है होल 2 कर दीजिएगा, और CO3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ओमोनियम कार्बोनेट। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमोनियम कार्बोनेट। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है आपका कि उदाहरण सहित बताइए। इसका उदाहरण सहित हमको बताना है। क्या है पहले जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है समस्थानिक, और दूसरा नंबर है क्या, बी नंबर में आपका संभारिक। तो पहला है समस्थानिक। समस्थानिक का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। समस्थानिक 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समझ में आया? 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। परमाणु संख्या दोनों का समान होना होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है उसका भिन्न भिन्न होगा, उसे समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वह 1 नंबर में आपका दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। जैसे कार्बन को लिख सकते हैं 12/6। ठीक है, उस 12 आपका कार्बन क्या होता है, एक होता है क्या, देखिए 14/6 भी होता है। ठीक है, इस प्रकार उदाहरण देके आप लिख सकते हैं। अब संभारिक जो है उसको किस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जो दिया गया है इस प्रकार लिखिएगा आप लोग। संभारिक 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान समान होती है, उसे संभारिक कहते हैं। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वह समान होगा, उसे संभारिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका C14/6। और जो दूसरा क्या है, नाइट्रोजन। सी मतलब कार्बन 14/6 हो जाएगा, और उसका नाइट्रोजन जो है 14/7 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए परमाणु अलग अलग है लेकिन इसमें क्या है आपका द्रव्यमान एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है नेक्स्ट। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। और इसमें दिया गया है यदि ब्रोमीन 2 समस्थानिक जैसे 35 Br 35 है और यहाँ पर क्या 79। ठीक है, तो क्या है 49.7% तथा 35 ब्रोमीन 81 इसमें 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा यहाँ पर जो दिया गया है 79/35 ब्रोमीन जो है इसका क्या है आपका 49.7%। औसत द्रव्यमान जो होगा आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो इसका भी है, यहाँ पर ब्रोमीन दिया है इसका 81/35 है, और ये दिया गया कितना परसेंट 50.3% जो है। ये दोनों को क्या कीजिएगा आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिएगा तो किस प्रकार लिखिएगा, यहाँ पर जो इसका ऊपर वाला जो मान है कितना आपका 79 ×
50.7% प्लस इसका जो ऊपर वाला मान है 81 गुना 50.3%, ये दोनों को क्या कीजिएगा आप यहाँ पर जो इसका एक तरफ जो है आपका ऊपर वाला मान है उसको जोड़ दीजिए, एक तरफ जो इसका परसेंटेज है उसको जोड़ दीजिए, इसको दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों को गुना कर दीजिए और परसेंट अगर हटाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। परसेंट अगर देखिए 49.7 था उसका परसेंट हटा दिए 100 हो गया, यहाँ पर 50.3 था इसका परसेंटेज हटा दिए, कितना मिल गया हमको, यहाँ पर 100 मिल गया, यहाँ पर भी 100 मिल गया। तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका, यहाँ पर आ जाएगा 39.26 मतलब 39.26 प्लस इधर हो जाएगा आपका क्या 40.74। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 80 यू आएगा, मतलब द्रव्यमान जो होता है वो यू में ही दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग भी इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है वो इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया है आपका केनाल किरणें क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि केनाल किरणें क्या है, इसकी खोज किसने की। ठीक है, तो केनाल किरणें क्या है, इसकी खोज किसने की, इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस प्रकार होगा, एनोड से उत्पन्न होने वाले धन आवेश किरणें केनाल किरणें कहलाती है। एनोड से उत्पन्न होने वाले धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने कब किया था, 1886 ईस्वी में इसका खोज किया था। तो इसका तो हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर हम देते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वह इस प्रकार है, आपका जो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न, समझ गए, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 3-3 अंक रहेगा, 4 क्वेश्चन 3-3 अंक, समझ गए ना। इसमें आंसर है, क्वेश्चन जो है आपका, गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं, मतलब गर्मियों में जो है छत पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं। तो आंसर होगा इसमें, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गर्मियों में तेज धूप के कारण छत काफी गर्म हो जाता है। जब इस पर पानी का छिड़काव करते हैं तो वाष्पीकरण के लिए छत की ऊष्मा का प्रयोग होता है, जिसके फलस्वरूप छत ठंड हो जाता है। ठीक है, जिसके ऊष्मा जो आपका उसमें पानी का छिड़काव होता है तो जिसके कारण वहाँ पर वाष्पीकरण होता है और छत ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्मियों में लोग छत पर पानी का छिड़काव करते हैं। समझ गए ना, वाष्पीकरण के कारण छत ठंडा होता है जिसके कारण लोग वहाँ पर पानी का छिड़काव करते हैं छत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि परमाणु एवं आयन के बीच तीन अंतर लिखे। तो परमाणु में कोई आवेश नहीं होता जबकि आयनों में आवेश होता है, एक हो गया अंतर। दूसरा अंतर क्या है, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है जबकि आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। दूसरा हो गया आंसर। तीसरा जो है आपका, साधारणतः परमाणु विद्युत का परिवहन नहीं करता है जबकि आयन विद्युत का परिवहन करता है। ये 3 अंतर हो गया आपका, परमाणु तथा क्या आयन के बीच में 3 अंतर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो दिया है आपका, सोडियम परमाणु के संरचना चित्र लिखिए। सोडियम परमाणु जो है इसका क्या देना आपको दिखाना है इसका चित्र, समझ गए कि इसका परमाणु की संरचना चित्र किस प्रकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो कक्ष ये हो गया आपका नाभिक, ये हो गया आपका नाभिक, उसके बाद पहला कक्ष, दूसरा कक्ष और तीसरा कक्ष। ठीक है, ये जो 3 गो कक्ष है, इसके पहले सोडियम का आप लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या कितना है, इसको जानना पड़ेगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो पहला कक्ष में आपका होगा कितना, पहला कक्ष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, दूसरा कक्ष में आपका कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरा जो कक्ष है उसमें आपका कितना होगा, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका चित्र बना के दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है बी नंबर में, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक के नाम लिखिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के सभी क्या है आपका समस्थानिक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया क्या है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक क्या,
पोट्रियम, ठीक है, ड्यूटेरियम दूसरा नंबर, और तीसरा हो जाएगा आपका ट्राइटेनियम। पोट्रियम, ड्यूटेनियम और ट्राइटेनियम ये आपका है क्या, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पोट्रियम को, ड्यूटेनियम को इस प्रकार लिख सकते हैं 2/1 हाइड्रोजन। उसके बाद ट्यूटेनियम जो है आपका इस तरह लिख सकते हैं, ट्राइटेनियम जो आप इस प्रकार लिख सकते हैं 3/1 H, ठीक है, आप इस प्रकार उसको दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया गया है आपका, यह है आपका कि एक विद्युतीय उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने पर अवशोषित क्यों हो जाता है। एक विद्युतीय उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने पर आवेशित क्यों हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, यहाँ पर दिया गया आपका, जब परमाणु की ऊर्जा में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाती है तो बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर किसी अन्य परमाणु में जुड़ जाता है, इससे परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या संतुलन बिगड़ जाता है। जिन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाता है उन पर ऋण आवेश, तथा जिन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम हो जाती है उन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका जो है एक विद्युतीय उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का ह्रास या प्राप्त करने की अवशोषित क्यों है, इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बी नंबर, वह इस प्रकार है कि संयोजकता क्या है, विभिन्न प्रकार के संयोजकता की व्याख्या कीजिए, ठीक है। बी नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह इस प्रकार है कि संयोजकता क्या है, विभिन्न प्रकार के संयोजकता की व्याख्या करें। तो यहाँ पर जो आप लिखिएगा इसका आंसर वह इस प्रकार होगा, बी नंबर का आंसर यहाँ पर दिया है आपका, देखिए बी नंबर का आंसर होगा इस प्रकार। यहाँ पर जो दिया है आपका देखिए उत्तर, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एवं त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। संयोजकता के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार विद्युत संयोजकता, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से उत्पन्न संयोजकता को विद्युत संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर सहसंयोजकता, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो संयोजकता उत्पन्न होती है उसे सहसंयोजकता कहते हैं। तीसरा नंबर उपसंयोजकता, इस प्रकार की संयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म की दूसरी परमाणु को प्रदान करता है। इस साझेदारी के मध्य बनने वाली संयोजकता को उपसंयोजकता कहा जाता है। यह तो 3 प्रकार का जो आप लोगों का संयोजकता है, यह 3 प्रकार का हमने डिफिनेशन दे दिए, आप इसको कर लीजिएगा अच्छा से। ये आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वह क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूटन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो आपका न्यूटन है उसका क्या तुलना करना है, गुणों का तुलना करना है। तो किस प्रकार करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका क्या संकेत दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ई से सूचित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, ठीक है। प्रकृति आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश युक्त होता है, ये प्रोटॉन जो होता है धन आवेश युक्त होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। आपेक्षिक आवेश जो है आपका, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो -1 होता है, ठीक है, और प्रोटॉन का होता है +1 और न्यूट्रॉन का होता है क्या 0। निरपेक्ष आवेश क्या होता है 1.602 × 10⁻⁻19 इसका कूलाम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन का क्या होता है 1.602 × 10⁻⁻
-19 कूलाम, ये दोनों का क्या होता है आपका सेम हो जाता है, ठीक है। और न्यूटन का क्या होता है 0। यहाँ पर जो दिया अपेक्षित द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1/1838, ठीक है, इतना हो जाता है 1838। उसके बाद जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, अपेक्षित द्रव्यमान वो 1 है, और न्यूटन का भी आपका 1 होगा, ठीक है। और निरपेक्षित द्रव्यमान जो दिया गया है वो इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं निरपेक्षित द्रव्यमान है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 मतलब 28 ग्राम, ठीक है। ये आपका किसका है, इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद आपका हो गया प्रोटॉन का जो दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट में जो आपका दिया क्या है न्यूटन का ना, न्यूटन का जो है वो इस प्रकार है, यहाँ पर जो दिया गया न्यूटन का वह है आपका क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आपका न्यूटन का दिया गया क्या निरपेक्ष द्रव्यमान, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका दिया गया है क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है, यहाँ पर आपका है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल जो है उसका व्याख्या करना है आपको। तो यहाँ पर जो दिया गया इस प्रकार है, यहाँ पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के में अनेक खामियां थी जिनको दूर करने के लिए सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिससे बोर परमाणु मॉडल कहते हैं। बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और उसके स्पेक्ट्रम को समझने के लिए यह मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल को क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल जो मॉडल बनाया उसको क्वांटम यांत्रिकी मॉडल भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक की उपस्थिति, जैसे प्रत्येक परमाणुओं में नाभिक की उपस्थिति होती है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है, अर्थात नाभिक धन आवेशित होता है। उसके बाद दूसरा जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर काटते रहते हैं एवं इन पर लगने वाले उपकेंद्रीय बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन की बीच लगी आकर्षण बल को संतुलित करता है, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है वो इस प्रकार है 3 नंबर में, परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कोशों को हम लोग क्या लिखते हैं, इन कोशों को हम लोग लिखते हैं KLM दिखाकर हम लोग इसको दिखाते हैं, KL और M लिखकर हम लोग इत्यादि लिखकर इसको दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है, देख सकते हैं यहाँ पर कि परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पर जो दिया गया है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित तत्वों का नाम लिखिए। यहाँ पर जो दिया गया आंसर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर और पोटेशियम क्या सल्फेट। तो इसमें जो पहला है कि आप परमाणु इकाई द्रव्यमान देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान होता है जो कार्बन कितना 12 तक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग 1/12 भाग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वह इस प्रकार है, यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर आपका बुझा हुआ जो चूना है उसको इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। देखिए बुझा हुआ चूना जो है CaOH2, ठीक है, इसका सूत्र हो गया CaOH2। तो इसमें जो क्या क्या दिया गया है देखिए, Ca मतलब होता है कैल्शियम, O मतलब होता है ऑक्सीजन और H मतलब होता है हाइड्रोजन। बी नंबर में जो दिया गया आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें क्या होता है HBr। तो HBr में H है आपका हाइड्रोजन और Br हो गया आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट जो दिया गया आपका वो इस
प्रकार है। यहाँ पर जो दिया गया आप देख सकते हैं, सी नंबर में क्या है आपका, देखिए उसी का जो सी नंबर है उसी का है बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3। तो NaHCO3 मतलब होता है, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, यहाँ पर जो दिया गया है, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन। उसके बाद जो है क्या डी नंबर में दिया है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है क्या आपका, K2SO4। ठीक है, K2SO4। तो K मतलब पोटेशियम, S मतलब सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन, इसमें सभी तत्व है, समझ गए ना। इसके बाद जो इसका तो आंसर हो गया पूरा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे और हमारा